हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के सेकेंड पार्ट में आप सभी का वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आर्टिकल 371 में हमने कुछ स्टेट्स आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को हमने उनके पैकुलर टी की वजह से हमने उनको कुछ स्पेशल राइट्स गिवन किए हैं। उसी तरह अगर हम बात करें हमारी यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पर हम दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप की बात करते हैं, तो उनके अगर साइज को देखें तो बहुत टू स्मॉल साइज है और इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरह उन्हें ट्रीट नहीं किया जा सकता है और किसी भी अदर स्टेट्स में उनको मर्ज नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से जितनी भी जो यूनियन टेरिटरीज है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको रन करता है। और इसी वजह से यूनियन टेरिटरीज के पास उनके पास स्पेशल पावर्स नहीं होते हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि अरविंद केजरीवाल और जो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके बीच में काफ़ी इस तरह के डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि उन्हें एक फुल पूल जो स्टेट्स हैं उस स्टेट्स के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता है। तो यूनियन टेरिटरीज में जो सारा पावर होगा वो सेंट्रल के पास उनके पास पावर होता है। अब हम बात करें कि जुडिशरी का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि अगर स्टेट्स और कंट्री के बीच, स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में या स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है, तो वहाँ पर जो हमारी जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको प्रोसीजर्स करती है। और यहाँ पर हाई कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट्स है, अगर इस तरह का कोई इश्यूज है तो उनमें इनका डिसीजन इम्पोर्टेंट होता है। द यूनियन गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू ईच ऑफ देम। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो अपने रिसोर्सेज के लिए वो टैक्सेस इम्पोज कर सकती है और हर एक स्टेट्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म को किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। Constitutional provisions are necessary for the success of the federalism, but these are not sufficient। देखिए, किसी भी फेडरलिज्म की सक्सेस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस तरह का इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज succeeded in India, it not merely because of the clearly laid out the constitutional provision. The real success of the federalism India can be attributed to the नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ओवर इंडिया। अगर हमारे देखें हमारे इंडिया की फेडरलिज्म की अगर सक्सेस की बात करें तो ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर ही बेस्ड नहीं है। यहाँ पर हमारा जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो इंडिया की जो है उसकी वजह से ही हमारी जो फेडरलिज्म है वो वर्क कर रही है और सक्सेसफुली वर्क कर रही है। This ensure that the spirit of the federalism, respect for diversity and desire for living together become a shared ideal in our country। देखिए, हमारी अगर कंट्री का आइडल देखें ना तो वही है कि सारी स्टेट्स और देखे जाए हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी इच्छा है कि वो साथ मिलकर रहें और साथ इस देश की प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। देखते हैं कि क्या कुछ मेजर जो हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ कंट्री के अंदर फेडरलिज्म रन करता है। अगर देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हमारे यहाँ अगर इंडिया के स्टेट्स को अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट्स ऐसे जैसे गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये इन स्टेट्स को लैंग्वेज की बिहाफ पर इनको बनाया गया था। तो अगर देखा जाए तो 1947 से 2019 का एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर बहुत से नए स्टेट्स बने हैं। और आपको पता ही होगा कि 1947 से बिफोर जो इंडिया था वो अलग-अलग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनको पूरी तरह से वैनिश किया गया और उनकी जगह नए स्टेट्स क्रिएट किए गए, या पुराने स्टेट्स की जो बाउंड्रीज थी उनको चेंज किया गया और उन्हीं में से कुछ नए स्टेट्स और क्रिएट किए गए। तो इस तरह का हमारे यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर्क करते हैं। इन 1947 the boundary of the several old states India were changed in order to create new states. This was done to ensure the people who spoke the same language lived in the same state। और इनको यही इनका जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने का जो ऑब्जेक्ट्स था वो यही था कि सेम लैंग्वेज को यूज करने वाले लोग सेम स्टेट्स में रहें ताकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाए और वहाँ का जो वहाँ के स्टेट्स के पर्टिकुलर जो कल्चर्स हैं वो एक तरह के हो जाए, यूनिफॉर्म कल्चर हो, यूनिफॉर्मिटीज हो, जिससे वो आराम से स्टेट्स में रह पाए।
और काफ़ी हद तक ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो जिस तरीक़ा का जो जो प्लान था हमारे इंडिया का, वो वास्तव में बहुत लास्ट में जाके सक्सेसफुल होता है। और यहाँ पर जो स्टेट्स का क्रिएशंस किया गया, न केवल लैंग्वेज के बिहाफ़ पर, उसके अलावा ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जहाँ पर हम बात करें कल्चर्स को, एथनिसिटी को बात करें, ज्योग्राफी को देखें, उस तरीके से भी बहुत सारे स्टेट्स क्रिएट किए गए। जैसे हम स्टेट्स देखें, नागालैंड देखें, उत्तराखंड देखें, झारखंड देखें, तो एथनिसिटी और ज्योग्राफी पर बेस्ड स्टेट्स हैं। When the demand for the formation of states on the basis of the language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. बिल्कुल सही बात है। जब इस तरह का लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जब प्रपोजल आया, तो बहुत सारे इंडिया के जो लीडर्स थे, वो उनको ये फियर था कि हो सकता है कि इंडिया का बाद में जाकर डिसइंटीग्रेशन हो जाए उनके लैंग्वेज के बिहाफ पर। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको रेसिस्ट किया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स को कुछ समय तक उन्होंने रोक लिया था। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, वो बहुत सक्सेसफुल रहा और आज भी हमारी कंट्री बिल्कुल यूनाइटेड है। और इसी वजह से अगर सेम लैंग्वेज और सेम कल्चर्स के अगर आप स्टेट्स अगर क्रिएट करोगे, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि एक ही तरह की लैंग्वेज और एक ही तरह की कल्चर्स को फ़ॉलो करने वाले लोग, अक्सर देखा गया है कि उनके अंदर जो अगर देखें यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यही रीज़न है जिसने हमारे इंडिया को बनाए रखा। नाउ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया की फेडरलिज्म का एक सबसे फर्स्ट जो टेस्ट था, वो हमने देखा लिंग्विस्टिक स्टेट्स पर था। दूसरा था हमारा लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर। आपको पता होगा कि इंडिया में अगर देखा जाए, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला हुआ है। हिंदी को हमने आइडेंटिफाई किया था ऑफिशियल लैंग्वेज, बट अगर हम देखें हिंदी को एज ए मदर टंग देखें, तो केवल 40% इंडियंस ही हिंदी को यूज़ करते हैं। इसी वजह से ये रहा कि अदर लैंग्वेजेस को एक सेफ गार्ड मिल गया। अगर सपोज अगर हिंदी अगर 60% से मोर देन या 50 से परसेंट से ज़्यादा अगर लोग यूज़ करते, तो ये हो सकता था कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाता। इससे ये हुआ था अदर लैंग्वेज को भी एक मौका मिला, एक सेफ गार्ड मिला कि वो अपनी लैंग्वेजेस को वो यूज़ कर सकते हैं। और इसी वजह से हमारे यहाँ इंडिया के अंदर देखें ना, तो 21 स्केड्यूल लैंग्वेजेस को हमने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमने स्पेशल राइट्स दिए हैं। इसी वजह से अगर कोई कैंडिडेट अगर चाहे ना, एग्जामिनेशन चाहे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देना चाहे, तो वो 21 लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज को वो ऑप्ट कर सकता है। और ये एग्जामिनेशन जितने भी कंडक्ट कराए जाएंगे, वो 21 लैंग्वेजेस, हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस में करवाए जा सकते हैं। और स्टेट्स की खुद की अपनी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। स्टेट्स चाहे तो वो अपनी किसी भी लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो गवर्नमेंट का अगर वर्क भी होगा ना, वो ऑफिशियल स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज में वो कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है उन स्टेट्स के ऊपर। अनलाइक द श्रीलंका, अगर श्रीलंका को अगर हम छोड़ दें, तो हमारे कंट्री के जितने भी जो लीडर्स थे, उन्होंने लैंग्वेज की यूज़ में उन्होंने बहुत कोशिश रखा यहाँ पर कि हिंदी का किस तरह से स्प्रेड किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965। अगर देखिए कि ब्रिटिश आने के बाद में 1965 तक हमने इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद में 1965 के बाद में हमने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का जो हमने स्टेटस दे रखा था, उसे स्टॉप किया। और however many नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। इसके अलावा बहुत से ऐसे नॉन हिंदी स्टेट्स थे, उन्होंने ये कहा था कि इंग्लिश का जो यूज है उसे कंटिन्यू रखा जाए। और तमिलनाडु के अंदर एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था इसी लैंग्वेज पर, जिसमें ये हुआ था। और ये जो एजिटेशन या मूवमेंट था, वो बहुत वायलेंट हो गया था। लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड किया था कि इंग्लिश को आप यूज़ कर सकते हैं हिंदी के साथ में, ऑफिशियल पर्पस के साथ में। लेकिन मेनी क्रिटिक्स थिंग्स थे कि ये जो सॉल्यूशन जो निकाला सेंट्रल गवर्नमेंट, वो केवल इंग्लिश जो एलिट है उनके लिए, उनके फेवर में था। लेकिन प्रमोशन ऑफ द हिंदी कंटिन्यू बाय द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने अगर देखा जाए, हिंदी को हमने प्रमोट करना चाहा, लेकिन
प्रमोशन का मतलब ये भी नहीं था कि जो जहाँ ऐसा नहीं था कि जहाँ अदर नॉन हिंदी स्टेट्स है जो अंदर हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि हमने उनके ऊपर हिंदी को इम्पोज किया है। वो अपनी स्टेट्स की अपने लैंग्वेज में वो वर्क कर सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन political leader help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in। हमने स्टेट्स के ऊपर ये स्टेट्स को ये राइट्स दिए, स्टेट्स को ये पावर दी कि वो अपने किसी भी लैंग्वेज में जो वहाँ रीजन में जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज मान सकते हैं, उसी में वो वहाँ का ऑफिशियल जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है उसमें वो कर सकते हैं। यानी कि इंडिया में एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन आपने देखा होगा कि श्रीलंका में इस तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई। इसी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट डिस्कस अबाउट द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर हम बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म के स्ट्रॉन्ग होने का एक और बड़ा रीजन था कि सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन। देखिए हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कर रखे हैं कि पावर शेयरिंग कि स्टेट्स के पास किस तरह की पावर होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की किस तरह से पावर होगी। तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो इसको किस तरीके से फॉलो कर रहे थे, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक एक जो पार्टी थी सेम पार्टी, उसका एक बहुत बड़ा बहुत लंबे समय तक सेंट्रल के ऊपर रूल था और बहुत से स्टेट्स में भी उसकी पार्टी गवर्नमेंट हुआ करती थी। This meant the states government did not exercise their rights as an autonomous federal unit। इसका मतलब ये है कि स्टेट्स को जो ऑटोनोमस पावर दी गई है उसका वो उस तरह से यूज नहीं कर पाएगी जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस किया गया है। अगर हम बात करें as and B, when the ruling party at the state level was difficult, the parties that rule at the center try to undermine the power of the state। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट को चाहे तो उसे अंडरमाइन कर सकती है। उसकी स्टेट्स की अगर हम बात करें, उसके हितों को अगर हम देखें, उसके बेनिफिट्स को अगर हम देखें, तो वो उसको दरकिनार कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से स्टेट्स गवर्नमेंट को रन करेगी। और in those days the central government would often misuse the constitutions to dismiss the states government that were controlled by the rival party। अगर किसी राइवलरी पार्टीज द्वारा किसी स्टेट्स को गवर्न किया जा रहा है तो इसका एक और दूसरा रीजन ये भी था, एक और दूसरा ये भी एक बहुत बड़ा दुरुपयोग था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है। दिस वाज अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म। अगर हम देखें तो ये जो सिस्टम था, जो बहुत पुराना सिस्टम था, तो ये हमारे फेडरलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट हुआ करता था। All this changed significantly after 1990। The period saw the rise of the regional political parties in the many states of the country। उसके बाद में यहाँ पर रिवॉल्यूशन आया 1990 के बाद में, जब ऐसा रहा कि हमने यहाँ पर सीट्स का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो किसी एक पार्टी है ना अपने अपने दम पर मेजोरिटी लाना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो इसका ये रिजल्ट रहा कि हर एक स्टेट में बहुत सी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हुआ। अब ये रहा कि जब अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर पर अगर गवर्नमेंट नहीं बना सकती तो उनकी ये मजबूरी हो गया कि वो किसी अदर रीजनल पार्टी के साथ में एक कोalitions गवर्नमेंट को फॉर्म करे। इससे ये हुआ कि हमारे यहाँ की जो फेडरलिज्म की जो फेडरलिज्म जो प्रैक्टिस करवाया जा रहा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और the major national parties had to enter into an alliance with the many parties including the several regional parties form a government of the center। इससे ये हुआ कि उन रीजनल पार्टीज को भी पावर मिली। अब वो रीजनल पार्टीज अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट्स के लिए जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कहे कि भाई हमें अगर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हमारे ये काम नहीं किया, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ी ये मजबूरी हो गया कि अगर उनको ये स्टेट्स की अब स्टेट्स की पावर को रिस्पेक्ट करना है और वहां स्टेट्स के लिए जो पॉलिसी जो उनके फेवर में है उसी को ध्यान में रखकर उनको पॉलिसी क्या होगी बनानी होगी। This lead to the new culture of the power sharing and respect for the autonomy of the states government। This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner। पहले क्या करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट आर्बिट्री मैनर पे क्या करती थी कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने का पावर रखती थी, लेकिन हमारे हमारे जो कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसका कॉन्स्टिट्यूशंस को
इस तरह के चेंजेस अमेंडमेंट किए कि अब कोई भी गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो उसको स्टेट गवर्नमेंट को आर्बिट्री मैनर पर डिसमिस नहीं कर सकती है। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in earlier years after the constitutions came into force. अगर हम बात करें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया और अगर हम आज की डेट की बात करें तो हमारा जो फेडरलिज्म जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पर बात करते हैं। देखिए इंडिया बहुत बड़ी वास्ट कंट्री है और देखा जाए तो यहाँ पर जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का जो फेडरलिज्म सिस्टम है वहाँ पर केवल टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ की कंट्री का अगर हम देखें ना तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो यूपी है ना वो रशिया से भी ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और कुछ इंडिया के जो स्टेट्स हैं ना, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं उनसे भी बड़े इंडिया के स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो महाराष्ट्र जो है अगर देखें तो जर्मनी के लगभग इक्वल है। और बहुत सारे स्टेट जो है वो अलग अलग कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से उनमें बहुत अलग अलग विभिन्नता है। देयर अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग विद इन द स्टेट। इसी वजह से स्टेट्स को क्या करना होगा कि विद इन द स्टेट्स भी अपनी जो पावर है उसे शेयर करना होगा। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स टू अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट द स्टेट्स गवर्नमेंट। दिस इज द रैशनल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखिए इंडिया जैसी कंट्री के अंदर केवल स्टेट्स गवर्नमेंट से ही होने से काम नहीं होगा। इंडिया में विद इन द स्टेट्स भी कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ की वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स को सुन सके। तो हम देखा जाए तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वहाँ पर मोर देन टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हम देखें तो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। और इसी को ये जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है इसी को हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जब सेंट्रल से स्टेट से जो पावर लेकर जब किसी लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक आइडिया जो जो वही है कि यहाँ पर लोकल लेवल पर जो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, इशू है, उनका बेस्ट सेटलमेंट है ना वो लोकल लेवल पे ही हो सकता है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट लोकेलिटी। जो वहाँ अगर देखें लोकेलिटीज़ का अगर प्रॉब्लम्स को देखें तो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट उनको सही तरीके से मैनेज कर सकती है, उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकती है। दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। अगर हम देखें स्टेट गवर्नमेंट लोकल लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस कर देंगे तो वो बहुत मुश्किल है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर सकती है, जो बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, कहाँ पर पैसा खर्च करना है। और इट इज़ अ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन अ डिसीजन मेकिंग। दिस हेल्प्स टू inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए हमने यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट जो बनाई है वो एक तरह की जो वहाँ के लोकल जो पीपल्स हैं उनकी एक तरह की सेल्फ गवर्नमेंट है। उनकी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्यूशंस कर सकते हैं उनके। और देखा जाए तो लोकलिटीज़ में अगर प्रॉब्लम्स को अगर देखा जाए तो वो प्रॉब्लम लोकल लेवल पे ही सही तरीके से सॉल्यूशंस हो सकती है। स्टेट लेवल पे उस प्रॉब्लम को नहीं देख सकते। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है अगर देखा जाए पूरे इंडिया के अंदर। अब राजस्थान स्टेट है उसमें अगर अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 50 डिस्ट्रिक्ट्स काम कर रहे हैं। अब 50 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है, उनको किस तरह से सॉल्यूशंस करना है, तो वह स्टेट गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम को सही तरीके से जज नहीं कर सकती। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट होने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि वो प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। और अगर अगर उनकी प्रॉब्लम ये है कि जल्दी सॉल्यूशन चाहिए तो वो जल्दी सॉल्यूशंस उनको वहाँ पर मिल सकता है। The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize the power to the level of villages and towns. अगर हम देखें ना तो हमने यहाँ जो डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है, तो अगर विलेजेस के अंदर देखें तो विलेजेस में हमने पंचायत है। और हमारे यहाँ पर जो अगर हम देखें अर्बन के अंदर तो हमारे यहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज वर्क करती है किसी स्टेट्स के अंडर में।
बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट। लेकिन इन पंचायत और जो हमने म्यूनसिपैलिटीज की बात करी है, वहाँ पर अगर कंट्रोल की बात की जाए तो जो स्टेट्स गवर्नमेंट होता है उन्हीं का उन पे कंट्रोल होता है। पहले देखा जाए तो इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, thus there was a very little decentralization in effective terms। देखिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात तो करी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन करने के बाद हमें लोकल लेवल पे हमें पावर को भी शेयर करना ज़रूरी है। अगर हम देखें 1992 से बिफोर की यहाँ बात कर रखी है कि हमने यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स की जो हमारा कंसेप्ट हमने बनाया था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस टाइम पर नहीं होते थे। दूसरी बात है वहाँ पर उनके पास लोकल के पास में रिसोर्सेज, उनकी खुद के रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाए और उस रेवेन्यू को वो अपने लोकल प्रॉब्लम्स के ऊपर खर्च कर पाए। तो यहाँ पर होगा कि 1992 के बाद कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट द्वारा। उसमें ये होगा कि अब कॉन्स्टिट्यूएंटली मैंडेटरी हो गया कि इलेक्शन जो होंगे लोकल गवर्नमेंट्स के रेगुलर इलेक्शंस होंगे। तो आप हमने देखा होगा कि पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं रेगुलर 5 इयर्स की जो पीरियड्स ड्यूरेशंस है वो आफ्टर द 5 इयर्स ड्यूरेशंस में अभी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कर दिया। मतलब ये इलेक्शंस बहुत मैंडेटरीज हो गए, जैसे लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसी तरह से लोकल गवर्नमेंट्स के भी जो इलेक्शंस होंगे वो मैंडेटरीज कर दिए 1992 के लिए बाद में। Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes। इसके साथ साथ हमने क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट्स में रिजर्वेशंस भी हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर स्केड्यूल्ड जो एसटी, एससी और ओबीसी में कितनी सीट्स रिजर्व रहेगी। तो ये रिजर्वेशंस भी जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस करके हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है लोकल गवर्नमेंट्स को। और एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। और हमने यहाँ पर वुमेन्स अगर एम्पावरमेंट की बात करें तो हमने यहाँ पर बहुत बड़ा डिसीजन दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1992 के बाद में कि 1/3 वुमेन्स के लिए क्या रहेगी, सीट्स रिजर्व रहेगी। यहाँ पर 1/3 वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वुमेन्स जो है वो पार्टिसिपेशन हो पाएगा। और यहाँ पर ये होगा कि हमारे समाज जो है, जो पैट्रियोटिक जो हमारी सोसाइटी जो है उसमें जो वुमेन्स है उसकी भी जो बड़ी भागीदारी सामने आएगी। देखा जाए थर्ड, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द स्टेट इलेक्शंस कमीशन हैज बीन क्रिएटेड विच स्टेट्स ऑफ कंडक्ट द पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। अब जो म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत के जो इलेक्शंस जो हेल्ड करवाए जाएंगे वो हमारा स्टेट इलेक्शंस कमीशंस जो होगा उसे इलेक्शंस को हेल्ड करेगा और उसे वो अपने अपनी उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो, इसकी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट इलेक्शंस कमीशन को दी गई है। अब स्टेट्स गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर हम देखें ना, हमने कहा ना लोकल गवर्नमेंट्स के पास में रेवेन्यू का अपना खुद का सोर्स नहीं होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट के साथ में क्या करना होगा, रेवेन्यू को शेयर करना होगा। साथ साथ में हम यहाँ पर देखें ना कि जो स्टेट्स की जो पावर है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए वो ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट्स की वो किस तरह की पॉलिसी को चला रहे हैं। द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज प्पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ द पंचायती राज। इच विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत। अगर हम देखें तो जो रूरल के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट जिसका नाम जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं पंचायती राज, और हर एक विलेज के अंदर या बहुत से कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिला के है ना जिसको जो ग्राम पंचायत बनाते हैं। दिस इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द सेवरल वार्ड मेंबर ऑफन कॉल अ पंच एंड द प्रेसिडेंट और सरपंच। यहाँ पर क्या होता है, इस जो विलेजेस के अंदर जो गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट जो फॉर्म की जाती है जिसको आपने कहा पंचायती राज, यहाँ पर क्या होता है कि वार्ड मेंबर जो होते हैं ना वो इसके मेंबर्स होते हैं और इन वार्ड मेंबर्स को ही पंच कहा जाता है। और इसको जो लीड्स करते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं इस पंचायत समिति के वो प्रेसिडेंट या जिसको आप सरपंच कहते हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। और इनका जो इलेक्शन जो होता है, जो एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि जो 18 ईयर से अबव एज के जितने भी जो वोटर्स है वो क्या करते हैं, इनको
इलेक्ट करते हैं। और द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। और ये जो पंचायत जो होती है ना, ये ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस आर मेंबर्स, इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर to approve the annual budget of the ग्राम पंचायत and to review the performance of the ग्राम पंचायत। और यहाँ पर जितने भी जो वोटर्स होते हैं ना, और विलेजेस के अंदर जो भी विलेजेस के अंदर जो भी होंगे वो उसके मेंबर्स रहेंगे। और यहाँ पर कम से अगर हम बात करें, कम से कम यहाँ पर 2 बार और 3 बार यहाँ पर एनुअल बजट जो होता है वो ग्राम पंचायत को दिया जाता है। और ग्राम पंचायत ने जो काम किया है उसको रिव्यू भी करना होता है कि किस तरीके से वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, क्या वास्तव में उन जिस जो काम किया जा रहा है उससे वास्तव में बेनिफिट है या नहीं है। हम लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होता है। हमने कहा कि जो ग्राम पंचायत जो होती है ना, वो ग्रुप बनाकर इस तरह से उन जो ग्रुप होता है उसको पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो सारी पंचायत समिति या ब्लॉक मंडल के जितने भी जो मेंबर्स हैं ना, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। और यहाँ पर जिला परिषद के जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और इनके जो मेंबर्स होते हैं ना, वो एमएलए और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऑफिशियल्स जो होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, किसके, जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। और जिला परिषद का जो चेयरपर्सन जो होगा ना, वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। तो अभी हमने यह देखा कि जितने भी जो ग्राम पंचायत जो है वो मिलके बनाएगी पंचायत समिति, और पंचायत समिति के जितने भी जो मेंबर्स होंगे वो मिलकर बनाएंगे जिला परिषद बनाएंगे। और जिला परिषद के जो मेंबर्स होंगे उसके अंदर एमएलए होंगे, और वहाँ के कुछ ऑफिशियल जो होंगे वो इसके अंदर क्या रहेंगे, मेंबर्स होंगे। अगर हम देखें सिमिलरली, अगर हम अर्बन का अगर हम देखें ना, तो अर्बन के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ वर्क करती है, और जहाँ जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ है ना, वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस काम करती है। तो म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस का जो कंट्रोल होता है ना, वो भी इलेक्टेड जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको देखते हैं। म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो हेड होता है किसका, म्यूनसिपैलिटीज़ का। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस का जो हेड होता है, ऑफिसर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। अब अगर देखिए तो ये जो सिस्टम जो लोकल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिया का एक लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट रहा हुआ, ये कहीं किसी और वर्ल्ड में आपको कहीं देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर ये जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के रूप में इसको लीड कर रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर। द नंबर इज द बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जितना हमारे यहाँ का रिप्रेजेंटेशन है, उतना तो किसी कंट्री की पॉपुलेशन भी नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डिपेंड द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। अगर हम देखें ना, हमारी डेमोक्रेसी की गहराई अगर देखें, जो गहराई लोकल गवर्नमेंट से मिली, वो ये कहीं पॉसिबल ही नहीं है दूसरी चीज़ से। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द वुमन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। हमने 1992 के बाद में जो 1/3 रिजर्वेशन कोटा रखा है वुमेन्स के लिए, इससे वुमेन्स में बहुत बड़ा क्रांति आई है, वुमेन्स एम्पावरमेंट हुआ है, उनकी जो वॉइस है उनको वैल्यू की जाने लगी है। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज व्हाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली इन द enthusiastically ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अगर देखिए यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। यहाँ पर इलेक्शन तो हो रहे हैं, enthusiastically हम इलेक्शंस करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राम सभा की जो मीटिंग्स वगैरह होनी चाहिए वहाँ के लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स को हियरिंग करने के लिए, वो इस तरह की मीटिंग्स नहीं हो पाती है। और कई सारे स्टेट्स गवर्नमेंट जिनको अपने रेवेन्यू को शेयर करना होता है, तो कई स्टेट्स गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ में सही तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग नहीं करती है। और उसकी तरफ जो पावर जो देना होता है, वो पावर का भी कई बार क्या होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स के पास पावर होती है उस पावर को यूज़ करते हैं जितने भी एमएलए और एमपी मिलकर करते हैं। यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स की जो पावर है उसको भी उनको इस तरह से शेयर नहीं किया जाता है। नोर हैव देयर गिव एडिक्वेट रिसोर्सेज, ना उनके साथ कोई एडिक्वेट रिसोर्सेज उनको दिए जाते हैं। अगर उनके पास रिसोर्सेज होंगे तो वो लोकल लेवल पर अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो नहीं कर पाते हैं।
वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर द रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए हमने जो आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट की हमारी जो बहुत बड़ा जो हमारी अवधारणा है, जो हमारी देखा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का एक बहुत बड़ा आइडल भी रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारी समस्याओं के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो इन समस्याओं को देखते हुए भी हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ का जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। हमारे यहाँ का जो फेडरलिज्म है वो किसी और वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारे इंडिया में हम सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। और जो हमने सोचा था कि जिस तरह से हमारे यहाँ का जो फेडरल जो वर्क कर रहा है ना, हमें ये भी लगा था कि हमने जो कंट्री बनाई है कि लिंग्विस्टिक भी यहाँ पर कई तरह से ये हो सकता है कि इंडिया का डिसइंटीग्रेशन हो। तो ये हमने जो फेडरलिज्म्स को जिस तरह से प्रैक्टिस किया है, अगर हम देखें डिसेंट्रलाइजेशन की हमने बात करी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स पर हमने बात करी, तो इसने हमारी कंट्री को मोर स्ट्रॉन्ग किया है। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर्स आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।